Assalamualaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher. In continuation of our topic regulatory functions of kidney. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने दो फंक्शन स्टडी कर लिए थे किडनी के, दैट वाज अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, राइट. आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड काउंटर करंट एक्सचेंज. अब सबसे पहले तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को सुना, समझा और उसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश की या नहीं की. क्योंकि अगर इससे पिछला लेक्चर या इससे पहले आपने नेफ्रॉन वाला लेक्चर नहीं आपने सुना है और उसको नहीं समझाया ठीक से, आपने उसका स्ट्रक्चर माइंड में नहीं रखा है, तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप इसे जितनी बार भी सुन लीजिए. तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है अभी इस वक्त कि अगर आपने इससे पिछले लेक्चर को नहीं समझा है, ठीक से नहीं सुना है, तो अभी इस वीडियो को आप स्टॉप कर दें और सबसे पहले जाएँ और वो दोनों वीडियोज़ देखें जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा और जिसमें हमने रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी को स्टार्ट किया. उसको अच्छे से पढ़कर फिर आपने ये लेक्चर सुनना है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप सबके माइंड में है अब कि हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद है. अब मैंने बार बार आप लोगों के सामने नहीं बनाया क्योंकि उसको बनाने का तरीका अब आपको पता चल चुका है. यहाँ हम सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो अभी इस हवाले से हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वुमेन्स कैप्सूल इनसाइड द bunch of capillaries, glomerulus, right. Then these tubules जो कि ब्लू कलर से यहाँ बनी हुई है, ये क्या है आपके पास, these are proximal convoluted tubules, distal convoluted tubules, loop of Henle and collecting duct, right. अब अगर हम इन blood vessels की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि the bunch of capillaries basically that surrounded the proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules are known as peritubular capillaries, right. And those that are present here around the loop of Henle are known as vasa recta. Clear? Now come towards tubular secretion. This is basically happening in PCTs, proximal convoluted tubules, and DCTs, distal convoluted tubules. But आपने जब लिखना है आपने पूरा ही लिखना है, ठीक है. अब ब्लड से सिक्रीट हो रहे हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन. ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है. हमने इससे पहले जब लिवर पढ़ा था तो हमने कहा था वहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है बहुत सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का. तो उस दौरान हमें बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें से हमने पढ़ा था कि हमें वहाँ अमोनिया भी मिल रहा था, ऐसा ही है. तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं बॉडी की, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी है, पॉइजनस भी है. ये कहाँ मौजूद है, ये ब्लड में मौजूद है, राइट. ये ब्लड से सिक्रीट हो रही हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये किसका पार्ट बन रही है, फिल्ट्रेट का. फिल्ट्रेट क्या चीज़ है, ये यहाँ पर हमने पढ़ा था जब हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, उसमें हमने कहा कि यहाँ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स के अलावा यहाँ चीज़ें क्या हो रही है, फिल्टर हो रही है. किन दो बेसिक स्टेप्स की वजह से, किन दो बेसिक रीज़न या फैक्टर्स की वजह से बेसिकली. तो वो हमने पढ़ा था कि एक तो ये ब्लड वेजल्स की वजह से, सेकेंडली हमने पढ़ा कि इसका नेचर ऐसा है, इस कप शेप्ड वुमेन कैप्सूल का सीव लाइक है ताकि इसमें से एब्जॉर्प्शन होती है और फिल्ट्रेट फिर आगे पास होता है. और वो फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में. तो यहाँ से ब्लड से क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रही हैं ये तमाम चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और किसका पार्ट बन रही है, फिल्ट्रेट का. कुछ चीज़ें काम की वहीं रहेगी लेकिन बाकी चीज़ें किसका पार्ट बन गई, फिल्ट्रेट का, जिनको आगे क्या होना है, इस वेस्ट को बाहर जाना है. और अगर इसमें अभी कुछ काम की चीज़ें, कुछ आयंस रह जाएंगे क्योंकि ये खाली तो नहीं होंगे, इसमें वाटर भी मौजूद होता है, तो वो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे आगे उसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी. तो यहाँ बात समझने की है कि ब्लड से ये चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसका पार्ट बन रही हैं, इस फिल्ट्रेट का पार्ट बन रही है और इसी फिल्ट्रेट ने आगे पास होना है. क्लियर. आगे हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड की. अब यहाँ आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ. ये आपके पास आपका नेफ्रॉन मौजूद है, ये एक नेफ्रॉन बना हुआ है. ऐसे मिलियंस नेफ्रॉन्स आपकी किडनी में मौजूद हैं जो किसका काम दे रहे हैं, फिल्ट्रेशन का काम दे रहे हैं. ये एक नहीं है, ठीक है. ऐसे 10,000 20,000, मतलब अगर मैं छोटे से सेगमेंट की बात करती हूँ तो उसके लिए मैं 10-20 हज़ार कह रही हूँ. वैसे मिलियंस आपके नेफ्रॉन्स मौजूद है. यहाँ समझे आप, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं. और उसी तरीके से ये ब्लड कैपिलरीज भी हर नेफ्रॉन के अराउंड है, ठीक. तो बहुत सारी बंच ऑफ कैपिलरीज भी है,
यू कैन इमेजिन इट। सो अब देखिएगा, यहाँ हमारे पास 3 तरह के फ्लूइड्स आ रहे हैं बेसिकली। एक ये रेड से जो बना हुआ है, ये सारा क्या है इसके अंदर? ब्लड, ठीक है, ब्लड है। दूसरा ये जो फिल्ट्रेट बेसिकली जो कहाँ मौजूद है, ये ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए हैं मैंने, इफ यू कैन सी इट, यहाँ पर यानी जो फिल्ट्रेट आ रहा है जो कहाँ मौजूद है, इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, यानी जो यहाँ से फिल्टर होकर आया था। दूसरी चीज़ क्या है हमारा? फिल्ट्रेट। ये भी एक फ्लूइड है, इसमें वाटर है, इसमें आइंस हैं, इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, इसमें कुछ काम की चीज़ें भी हैं जो हमें एब्जॉर्ब करनी है। उसके बाद तीसरी चीज़, हमें पता है कि सेल्स के बाहर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये नेफ्रॉन्स क्या है? ये सेल है, ठीक। यहाँ एक बना हुआ है लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो उनके बाहर मतलब उनके दरमियान कोई बहुत सारा स्पेस भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सेल के बीच में बहुत स्पेस होता है फिर अगला सेल आता है, नहीं। तो ये नेफ्रॉन्स है, ये सेल्स, और इनके बाहर का ये जितना भी फ्लूइड है, ये जो मैंने ग्रीन से डॉटेड ग्रीन एरिया बनाया है बेसिकली, यहाँ आप अज्यूम कीजिए यहाँ और भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपके पास है, ये क्या है? आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ हमारे पास क्या है? 3 तरह के फ्लूइड्स मौजूद हैं, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, बेसिकली इन तमाम जितने भी हमारी टर्म्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस के लिए टर्म हम यूज़ करते हैं, जो बैलेंस करेंगी आइंस की कॉन्सेंट्रेशन को, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल बेसिकली। तो ये तमाम चीज़ें क्या है? बैलेंस होना ज़रूरी है, यानी आइंस का, वाटर्स का, सॉल्ट्स का क्या है? बैलेंस होना ज़रूरी है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो इन तीनों फ्लूइड्स के बीच में क्या होता है? ना तो हाइपरटोनिक होना चाहिए कोई भी आपका मीडियम तीनों में से, ना हाइपोटोनिक होना चाहिए। कैसा फिल्ट्रेट रहना चाहिए, कैसा मीडियम होना चाहिए? आइसोटोनिक। तो यही सारा काम होता रहता है यहाँ पर, ताकि क्या हो? आइसोटोनिक रहे कंडीशन बॉडी की, ना उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो ना उसमें वाटर ज़्यादा हो। हाँ, हम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, हमारी जो फिजियोलॉजी है वो ऐसी है कि हमें क्या करना है, मतलब हमें अपने सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी में वाटर को रिटेन करके रखना है। और इस वजह से क्या होता है कि जो मैमल्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, वो कैसा यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये तो फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है, मतलब ये हर एनिमल की उसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अपने सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी को किस तरीके से अडेप्ट करना है। तो यहाँ हमारे सर्वाइवल के लिए ये अडेप्टेशन है कि क्या हो? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो। क्यों? क्योंकि ताकि हम वाटर को रिटेन कर सके और उसी हवाले से फिर हमारे बॉडी के सेल वर्क करते हैं, उसी तरीके से वो डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी भी किडनी, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की किडनी भी उसी तरीके से डिज़ाइन हुई भी है। सही? आई होप कि आपको ये तीनों जो फ्लूइड्स हैं इनके बारे में क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली ये चीज़ें आपके मतलब इसको रिलेट करेंगे हम साथ साथ। तो यहाँ क्या हो रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो अमोनियम आइंस हैं, बेसिकली इसकी बात करें अब हम, यहाँ पर जो अमोनियम आइंस हैं वो क्या करते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में फ्लो करेंगे, यानी यहाँ इस फिल्ट्रेट का पार्ट बनेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाएंगे। और बेसिकली ये अमोनियम आइंस क्या करते हैं? इनका काम क्या है? ये मेंटेन कर रहे हैं एसिड बेस बैलेंस ब्लड में, ठीक है, ताकि ये ब्लड में क्या हो? एसिड और बेस की जो क्वांटिटी है वो बराबर रहे। ऐसा ना हो कि वो एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए। सबसे पहले हमने बात ही यही की कि मेंटेन रखना है हर चीज़ को, आइंस को, वाटर को, सॉल्ट्स को, ठीक, एसिड बेस की क्वांटिटी को, हर चीज़ मेंटेन रहेगी। तो यहाँ बेसिकली हम बात करें कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अमोनियम आइंस क्या कर रहे हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में मूव कर रहे हैं और बेसिकली काम क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पर वो मेंटेन कर रहे हैं एसिड बेस बैलेंस, किसमें? ब्लड में, क्योंकि यहाँ ब्लड भी मौजूद है। ऑब्वियसली ब्लड से ही जो है जो आपके कैन से जो ये जो वेस्ट आ रहा है वो ब्लड से ही आ रहा है, और यहाँ किडनी का फिल्ट्रेट का पार्ट बनेगा ताकि वो फिर क्या हो? आगे एक्सक्रीट आउट हो सके। क्लियर? तो यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे।
के ट्यूब्स में बेसिकली वो कौन कौन सी हैं, वो यही ब्लड वेजल्स भी हैं, वो आपका लूप ये कैन से डिस्टल है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी हैं, और आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है। इनके बीच में किस तरीके से सिक्रीशंस हो रही है, बैलेंस हो रहा है सॉल्ट वाटर और साथ साथ आयंस का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काउंटर करंट एक्सचेंज। अब इसमें बेसिकली जो काम हो रहा है दैट इज एक्सचेंज ऑफ वाटर कैन से, और ये दो तरीके का है। काउंटर करंट एक्सचेंज बेसिकली हमारे पास दो में डिवाइडेड है। नंबर 1 काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा। काउंटर करंट ऑफ मल्टीप्लायर में हम बात करेंगे, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में, जैसे कि हमने इसकी बात की थी कि ये कहाँ है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये काम कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है लूप ऑफ हेनले में। सही। दूसरी चीज, ये जो कॉन्सेंट्रेशन की मेंटेनेंस आएगी ये बेसिकली आएगी आपके फिल्ट्रेट और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में। जब हम बात करेंगे काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा, तो जल्दी से रिलेट कीजिए, वाजा रेक्टा हमने क्या कहा था, कौन सी कैपिलरीज हैं जिसने लूप ऑफ हेनले को सराउंड किया हुआ है, ऐसा ही है। तो यानी यहां हम जो बात करेंगे वो हम ब्लड वेजल्स के हवाले से बात करेंगे, ब्लड वेजल्स को रिलेट करेंगे। यहां हम किसको रिलेट करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिलेट करेंगे। क्लियर है। नाउ इन लूप ऑफ हेनले, यानी ये काम कहाँ हो रहा है, ये लूप ऑफ हेनले में हो रहा है। डेवलपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेड्यूला। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बैलेंस हो रही है, डेवलप हो रहा है, यानी ताकि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस रहे। कहाँ, मेड्यूला रीजन में। नाउ यू नो व्हाट इज मेड्यूला। जब हमने किडनी पढ़ी, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किडनी बेसिकली दो में डिवाइडेड है, आउटर डार्कर रीजन कॉर्टेक्स, इनर लाइटर रीजन मेड्यूला। तो हम मेड्यूलरी रीजन की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ एक और चीज़ साथ साथ गाइड करती चलूँ, तो हमारे पास अगर हम नेफ्रॉन की टाइप्स की बात करें कि हमारे पास कितनी तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे उसको, नेफ्रॉन की जब टाइप हम बताएंगे आपको, या एडेप्टेशंस ऑफ किडनी पर हम आएंगे। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। दो तरह के होते हैं, उसमें एक नेफ्रॉन ऐसा होता है जिसका लूप ऑफ हेनले काफ़ी बड़ा होता है और एक का छोटा होता है। बड़ा इन सेंस कि यहाँ पर मौजूद है आपके पास, तो उसका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, मेड्यूलरी रीजन तक जा रहा होता है। आ रही बात समझ, मेड्यूलरी रीजन तक जा रहा होता है, और कुछ का मेड्यूलरी रीजन तक नहीं जा रहा होता है, वो यहीं एंड हो जाता है। गेटिंग मी। इस बेस पर इसकी किसकी, नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले। अभी मैं यहाँ आपको इसकी टर्म्स नहीं बताने लगी हूँ क्योंकि मैं अभी आपको इस टॉपिक पे नहीं लेकर जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन इसको हमें यहाँ रिलेट करना है, तो मैं आपको ये थोड़ी सी, मैंने आपको ये बात बता दी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो हम कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो डेवलप हो रही है, मेंटेन हो रही है, बैलेंस हो रही है मेड्यूलरी रीजन में। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमने शुरू में ही क्या बात की कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहाँ है, लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले कहाँ मौजूद है, अगर हम इस वाले नेफ्रॉन की बात करें तो लूप ऑफ हेनले आपके मेड्यूला रीजन में मौजूद है, जबकि आपकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मेड्यूलरी रीजन में नहीं है। नॉट इन दिस केस एंड नॉट इन दैट केस। क्लियर। So, अब you know that there are two limbs in the loop of Henle. The limb that is descend down is known as descending limb of loop of Henle, this one, and the limb that ascend up is known as ascending limb of loop of Henle. Clear? So, in descending limb, the fluid is isotonic. Isotonic in a sense कि यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन हो रही है फिल्ट्रेट की प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुई। उसके बाद जो यहाँ पर जब फिल्ट्रेट आया तो वो किस कंडीशन में था, मोर और लेस आइसोटोनिक था।
ना उसमें वाटर बहुत ज़्यादा था और ना ही उसमें आयंस बहुत ज़्यादा थे, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा थे, ना सॉल्यूट बहुत ज़्यादा था, ना आपका दूसरा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। तो इसीलिए हमने यहाँ कहा कि डिसेंडिंग लिम्ब में जो फ्लूइड था वो कैसा था, आइसोटोनिक फ्लूइड था। अब हमने पढ़ा इससे पहले जब हम रीएब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या है, परमिएबल है किसके, वाटर के, लेकिन इम्परमिएबल है किसके, सॉल्ट्स के। ऐसा ही था। तो इस डिसेंडिंग लिम्ब में अब क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हो गई किसकी, वाटर की। अब मुझे जल्दी से बताइए, अगर एक आइसोटोनिक फ्लूइड में से मैं वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लूं तो पीछे क्या चीज ज्यादा बच जाएगी, डेफिनेटली सॉल्ट्स। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हुई, कहाँ हुई, इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, जो कि परमिएबल था वाटर के बट इम्परमिएबल था सॉल्ट्स के, राइट। तो वहां एब्जॉर्प्शन हुई वाटर की। अब हमारा फिल्ट्रेट कैसा हो गया, हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट हो गया, किसके मुकाबले में, टिश्यू फ्लूइड के मुकाबले में, जो कि ये है। हमने यही बात की थी ना, यहां हम डिस्कस करेंगे अपने फिल्ट्रेट और टिश्यू फ्लूइड को, वहां हम डिस्कस करेंगे किसको, ब्लड को इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि हम वाजा रेक्टा को इन्वॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस वाटर की रीएब्जॉर्प्शन की वजह से आपका फ्लूइड कैसा हो गया, फिल्ट्रेट कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, यानी अब उसमें सॉल्ट ज्यादा है। क्लियर ये बात, किसके मुकाबले में, टिश्यू फ्लूइड के मुकाबले में, यानी जो बाहर फ्लूइड मौजूद है उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में। अब आ जाइए असेंडिंग लिम्ब पर। असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा था, उसके ऑपोजिट था, परमिएबल टू सॉल्ट्स बट इम्परमिएबल टू वाटर। तो यहां क्या हुआ, सोडियम और क्लोराइड आयंस रिमूव होना शुरू हो गए, यानी वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए ना फिल्ट्रेट से, तो यानी वो फिल्ट्रेट से रिमूव होना शुरू हो गए। तो डेफिनेटली जो फिल्ट्रेट हमारा हाइपरटोनिक हो गया था उसकी हाइपरटोनिसिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइपरटोनिसिटी डिक्रीज होने लगी, रिड्यूस होने लगी, डिक्रीज होने लगी, कम होने लगी। ठीक, जब हाइपरटोनिसिटी डिक्रीज होगी तो वो किसकी तरफ जाना शुरू होगा, हाइपोटोनिक होने लगेगा। ऐसा ही है, हाइपोटोनिक होने लगेगा वो, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्प्शन हुई वाटर की, आइसोटोनिक से फ्लूइड कैसा हो गया आपका, हाइपरटोनिक हो गया। ठीक, इसमें जाते जाते अब वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अब सॉल्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो जो हाइपरटोनिसिटी थी वो कम होने लगी और किसकी तरफ हो गया, वो अब आपका फिल्ट्रेट कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। ठीक, ओके। हम इस वक्त इस लेक्चर को, अपनी इस वीडियो को यहां एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्प्शन हो रही है और फर्दर काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा में क्या हो रहा है। ठीक है।